हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर का लेक्चर 3। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन मेथड का एनालिटिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। तो सपोज कर लेते हैं बेटा, हमारे पास दो वेक्टर हैं कंपोनेंट फॉर्म में। जैसे वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऐसे दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करते हैं और मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट कोई वेक्टर आर के इक्वल आता है। तो देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक। और वेक्टर ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब आप क्या करो, आई आई वाले टर्म एक साथ कर लो और जे जे वाले टर्म एक साथ कर लो। और इधर वेक्टर आर को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसके कंपोनेंट की फॉर्म में। और राइट हैंड साइड में देखो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करो। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल होगी और आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया बेटा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए थ्री डायमेंशन में वेक्टर है तो उसका भी रिजल्ट इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है देखो। लॉ ऑफ कोसाइन, देखिए दो वेक्टर को अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है, उस रिजल्टेंट की जो इक्वेशन होती है, उसी इक्वेशन को ही कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो उसी को हम लोग यहां पर प्रूव करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक है ये वेक्टर ए, इधर बनाते हैं थोड़ा सा। सपोज कर लेते हैं ये है हमारे पास वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर बी। ठीक, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम ऐड करेंगे। सपोज कर लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा का है। तो देखो एक पैरेलल लाइन हम ए के ऊपर यहाँ पर खींचेंगे, उसी तरीके से बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। ठीक, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये बनेगा वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और एक हमको ये ट्राइंगल मिलेगा ओ पी क्यू। ठीक, अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, ये एंगल सपोज कर लेते हैं कि अल्फा का बनता है। जो ये रिजल्टेंट बनेगा उसका वेक्टर ए के साथ एंगल। ठीक। और इधर साइड को आप आओ तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से वेक्टर बी बन जाएगा सपोज। और ये एंगल थीटा का होगा। ठीक है, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल से एंगल ये थीटा का बन रहा है। तो देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, जिधर की तरफ थीटा होता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है। तो इधर बी कॉस थीटा बनेगा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा के इक्वल।
अब अगर ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखो यहां से लिख सकते हैं हम ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। ठीक, या फिर ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर, और ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस क्यूपी का स्क्वायर बन जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, रूट में वैल्यू रहेगी तो ओपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, अब ए प्लस बी कॉस थीटा को उसको ओपन कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ ले लेते हैं तो ये रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये ओपी की वैल्यू आई। ओपी को हम आर के इक्वल लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर आर है उसी का रिजल्ट है। तो यही वाली जो इक्वेशन हमको मिल रही है ना बेटा, इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ये वाली जो रिलेशन हमको मिल रही है, इक्वेशन हमको मिल रही है, यही कहलाती है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिजल्टेंट हमको मिल गया आर का, वेक्टर आर का रिजल्टेंट आर। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहीं से एक और रिलेशन हमको मिलेगा, एक फॉर्मूला हमको मिलेगा कि देखो ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है ना अल्फा, इसकी वैल्यू जो टेन अल्फा होगी वो इस ट्राइंगल से बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो रिजल्टेंट बन रहा है उस रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल होगा वो ये। ठीक है, एडिशन के केस। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक, अलग अलग एंगल के लिए जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन में आते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 0 होगा। तो वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में हो गया और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का जो एंगल 0 होगा। तो इस कंडीशन में जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू जरूर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल आ जाती है और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा दोनों वेक्टर के बीच में तो उनका रिजल्टेंट हमको मैक्सिमम मिलता है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री होगा मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पर, तब उस टाइम रिजल्टेंट की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्ट ये बनेगा। इसमें भी अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है, मान लीजिए दोनों वेक्टर जो है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आर की वैल्यू होगी वो ए रूट टू के इक्वल हो जाएगी या फिर यही बी रूट टू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे इस तरीके से, तब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट बनता है वो मिनिमम होता है और ये वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल आती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब थीटा 180 डिग्री होगा
तो दोनों वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी और ये उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगी। फिर फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी और इनकी मैग्नीट्यूड सेम, ए की वैल्यू बी के इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तब इनका जो रिजल्टेंट आर आता है उसकी वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 या फिर यही वैल्यू 2b cos थीटा बाई 2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है बेटा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि एक प्रकार का एडिशन ही है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट आर ये मिलता है। वेक्टर आर इज इक्वल टू ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये एंगल अल्फा को मिलता है रिजल्टेंट का। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे। तो देखो माइनस वेक्टर बी, सपोज दैट ये वाला है माइनस वेक्टर बी, तो इसको वेक्टर ए में ऐड करेंगे तो ऐसे इधर पैरेललोग्राम बनेगा और इस टाइम इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला बनेगा। ये मान लेते हैं वेक्टर आर डैश की वैल्यू। तो जो वेक्टर आर डैश इनके डिफरेंस का रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल। ठीक, और मान लेते हैं इसका वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनता है वो कोई अल्फा डैश है। तो अब हम क्या करेंगे, आर डैश की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो आर डैश इनके डिफरेंस का जो रिजल्टेंट बनेगा बेटा आर डैश, उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, जैसे वही फॉर्मूला हमें मिलता था पहले वाला, वो एडिशन का था, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल काउंट होगा। तो देखो ये एंगल तो थीटा के इक्वल था पूरा, तो इतना एंगल कितना बन जाएगा ये वाला 180 माइनस थीटा के इक्वल। तो अब हम वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल लेंगे, इनके डिफरेंस का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर डैश की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो डिफरेंस का जो रिजल्टेंट आता है वो हमें ये मिलेगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, डिफरेंस के रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला, बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, और थीटा यहाँ पर वही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। आर डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद जो अल्फा डैश है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे 10 अल्फा डैश। तो याद करो 10 अल्फा की वैल्यू आती थी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा होता था, तो थीटा की जगह अब यहां पर 180 माइनस थीटा हो जाएगा और अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता था, तो थीटा की जगह यहां भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बी, ऊपर तो आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के ही इक्वल होता है, मगर नीचे ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ पर माइनस बी कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अल्फा डैश का जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, 10 अल्फा डैश विल बी इक्वल टू दिस।
ठीक है, तो इतना समझ आया। तो बेटा ये हम लोगों का था आज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो बेटा समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और तब तक आप और भी पढ़िए, आगे रिवाइज करते रहिए, बाकी मेरे और वीडियो भी देखते रहिए, जहां भी आपको क्लास में छूटा हो, जहां भी आप पढ़ते हो उनके भी वीडियोस देखते रहिए और चीजों को समझते रहिए। और कमेंट में मुझको बताते रहिए कि कहाँ पर चीजें आपको अच्छी लग रही है, कहाँ नहीं अच्छी लग रही या नहीं समझ में आ रही। तो उसको भी मुझको बताते रहिए, जिससे मुझे आपकी चीजें पता लगती रहेंगी। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।